हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूपी के बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं में हिंदी के पेपर में किस तरीके से आपको हेडिंग लिखना है, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, किस तरीके से आपको पॉइंट लिखना है, लिखने का सबसे सही तरीका क्या है, किस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको 70 में 70 नंबर मिलेगा या फिर किस तरीके से आप लिखेंगे तो 70 में 65 प्लस नंबर मिलेगा, किस तरीके से लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लिखना कैसे है। उससे पहले जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं में आपसे अनुवाद करने के लिए भी कहा जाता है। उसके बाद आपको निबंध भी लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या भी लिखना पड़ता है। अनुवाद भी करना पड़ता है। बहुविकल्पीय प्रश्न भी करना पड़ता है। यानी कि सभी तरह के प्रश्न आपको करने होते हैं। आपको स्कूल में बताया गया होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एग्जाम में आपके पास समय कितना होता है। तो आपको पता है कि एग्जाम में आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। अब यहाँ पे समझिए कि जो 3 घंटे 15 मिनट होता है, इसमें क्या करना है आपको। तो जो शुरुआती के 15 मिनट होते हैं, इस 15 मिनट में आपको क्या करना है। 15 मिनट में आपको जो भी क्वेश्चन पेपर आपका होता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को देखना है, उस क्वेश्चन को समझना है कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आ रहे हैं और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। यानी कि 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना अच्छे तरीके से, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आ रहे हैं और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आगे आपको ये देखना है कि जो आपका खंड क होता है और जो खंड ख होता है। मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं में 2 खंड में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला खंड क होता है जिसके अंदर आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा होता है खंड क। तो यहाँ पे देखिए, जो खंड क होता है, खंड क में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है, लिखने का स्ट्रक्चर क्या उसको समझते हैं। क्योंकि अगर आपको लिखने का तरीका पता है और आपको किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बहुत कम भी पता है, तो भी आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और एग्जाम में ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। क्योंकि हमें ये देखना है कि लिखने का तरीका क्या है। अगर आपको लिखने का तरीका पता है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो खंड क होता है, यहाँ से आपको शुरुआत करना है। तो किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, किस तरीके से आपको लिखना है, इसको समझिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो आपका खंड क होता है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी हो गई। तो आपको क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको सबसे पहले तो ऊपर से एक लाइन छोड़ना है और ऊपर से एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है खंड क। इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, ब्लैक पेन से आपको लिखना है खंड क और खंड क लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 इस तरीके से लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न इस तरीके से आपको लिखना है, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर हो, जब उसके सामने कॉपी जाए, आपकी कॉपी जाए, तो उसको समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से किस खंड से किया गया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ऊपर से एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है खंड क। उसके बाद खंड क लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है खंड क के अंदर, तो इसका आंसर आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे आपको ऊपर से आपकी जो कॉपी है एग्जाम की, उसके अंदर यहाँ पे लिखना है, एक लाइन छोड़ देना है और यहाँ पे आपको लिखना है खंड क। उसके बाद लिखना है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 2 3 आपको 3 लाइन छोड़ना है और 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, जो भी आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया, जैसे यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही है। क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया होता है। तो जो भी ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, जो भी ऑप्शन सही है, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही है, तो आपको क्या करना है कि उस ऑप्शन को लेकर के यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1, यहाँ पे आपको क्या करना है, खंड क के अंदर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको लिखने से पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। क्योंकि आपको पता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न के अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी आंसर है, जैसे पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा, तीसरे का आंसर क्या होगा, इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना है। और यहाँ पहले का आंसर जो भी सही है उसको यहाँ पे भरना है, फिर दूसरे का जो आंसर सही यहाँ पे भरना है, इसी तरीके से तीसरे का जो आंसर सही यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से आगे आपको बढ़ते जाना है और चौथे का जो आंसर सही यहाँ पे लिखना है, पाँचवें का जो आंसर सही यहाँ पे लिखना है, छठे का जो आंसर यहाँ पे लिखना है। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना है। उसके बाद जो भी आंसर आपका पहले का कौन सा सही है तो यहाँ पे लिखना है, दूसरे का कौन सा सही है यहाँ पे लिखना है,
तीसरे का कौन से यहाँ पे लिखना है। यानी कि यहाँ पे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में आपके सामने 4 ऑप्शन होता है हर क्वेश्चन में। बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 ऑप्शन होता है और इसमें से कोई एक सही होता है। तो जो भी आपका सही है, जैसे मान लीजिए कि पहले का आंसर आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, खंड क के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। तो खंड क के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, उसके बाद यहाँ पे लिखना है पहले का आंसर, उसके बाद यहाँ पे लिखना है दूसरे का आंसर। अब यहाँ पे आपको आंसर लिखते जाना है, बीच में आपको प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बार आपने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 1, उसके बाद जो भी आपका ऑप्शन आता है, ऑप्शन आपको यहाँ पे सही जो है उसको यहाँ पे लिखते जाना है। और लिखने के बाद क्या करना है, अब यहाँ पे मान लीजिए खंड क आपका खत्म हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर आपका खत्म हो गया। उसके बाद जो आपका खंड ख होता है, देखिए जो आपका खंड ख होता है, खंड ख के अंदर आपको पता है कि वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न लिखने होते हैं, उसका आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका खंड ख होता है, यहाँ पे देखिए जो आपका खंड ख होता है, खंड ख के अंदर जो है आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। यानी कि खंड ख के अंदर आपसे 9 क्वेश्चन पूछेगा। तो खंड ख के अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि जो खंड ख होगा इसके अंदर विस्तृत प्रश्न होंगे, यानी कि बहुत सारे आंसर आपको लिखने होंगे। पहला खंड क के अंदर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं, लेकिन जो आपका खंड ख होता है इसके अंदर आपको विस्तृत प्रश्न करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे गद्यांश दिया जाएगा और उसके अंदर आपसे कहा जाएगा कि इस गद्यांश के अंदर 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उसके बाद दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा कह रहा है कि धर्म चक्र कहाँ स्थित था। यानी कि इस तरीके से आपके सामने गद्यांश दिया जाएगा और इसी में से इसका आंसर आपको लिखना रहेगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको समझिए। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लिखना है खंड ख, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है खंड ख, जहाँ भी आपको जगह मिलता है खंड ख लिखना है। उसके बाद लिखना है कि वर्णनात्मक प्रश्न, उसके बाद आगे आपको पढ़ जाना है जहाँ भी आपको जगह मिलता है, और यहाँ से आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे आपका है खंड ख के अंदर पहला प्रश्न है, तो इसको आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। किस तरीके से, प्रश्नोत्तर संख्या 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें पहला कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से संदर्भ लिखना है, इस तरीके से चिन्ह लगाना है, विवरण चिन्ह, इस चिन्ह को बोलते हैं विवरण चिन्ह। यहाँ पे आपको तीर का निशान नहीं बनाना, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है संदर्भ, इस तरीके से आपको लगाना है विवरण चिन्ह। उसके बाद जो भी उस गद्यांश का संदर्भ है यहाँ पे आपको लिखते जाना है, और लिखने के बाद क्या करना है, नीचे देखिए दूसरा प्रश्न पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको दूसरे आंसर में लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। यानी कि सबसे पहले आपने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 1, उसके बाद आपने लिखा संदर्भ, उसके बाद आपने लिखा रेखांकित अंश की व्याख्या, और नीचे जो पूछ रहा है धर्म चक्र कहाँ से था, तो इसके अंदर जो उसका आंसर होगा उसको यहाँ पे नीचे लिख देना है। उसके बाद देखिए उसके बाद आता है 22, यानी कि दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा आपसे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी कि पहला जो प्रश्न था उसके अंदर आपको गद्यांश दिया था और गद्यांश में से 3 क्वेश्चन दिया था। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी कि एक पद दिया होगा, एक पोएम दिया होगा, उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, और प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है उसका संदर्भ। अब जो भी उसका संदर्भ है पद्यांश का, यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है, और संदर्भ लिखने के बाद क्या करना है, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ध्यान से देखिए यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। यानी कि दूसरे क्वेश्चन में आपने सबसे पहले संदर्भ लिखा, उसके बाद आगे आपने यहाँ पे लिखा रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है उसको लिखा। अब देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, ये जो संस्कृत का दिया हुआ है इसको क्या करना है, ये जो संस्कृत का गद्यांश है इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अब किस तरीके से करना है, तो संदर्भ सहित करना है। तो अगर आपने पढ़ाई किया होगा, आपको याद होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना कैसे उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे लिखना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है संदर्भ इस तरीके से, उसके बाद संदर्भ लिखने के बाद नीचे लिखना है प्रसंग, और यहाँ पे लिखना है आपको व्याख्या। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने लिखा संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। अब ये लिखने के बाद क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 आपका हो गया। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है,
प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है और इससे पहले गद्यांश दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो पद्यांश दिया हुआ है यानी कि जो पोएम दिया हुआ है संस्कृत में, इसका जो है हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ सहित करना है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 4, यानी कि प्रश्नोत्तर नंबर 4 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखना है। इस तरीके से देखिए, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग लिखना है, उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखना है और संस्कृत का जो भी अनुवाद होगा यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर उसकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अब आपको पता है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अनुसार जो आपका खंडकाव्य होता है उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो 5वां जो क्वेश्चन है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर उसकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो आपको कैसे लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 5। यहाँ पे आपको डालना है हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 5 और प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है खंडकाव्य, जो भी खंडकाव्य आपका, यहाँ पे खंडकाव्य लिखना है और यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। देखिए, ये खंडकाव्य हो गया, तो यहाँ से आपको नहीं लिखना है, एक लाइन छोड़ करके यहाँ से आपको लिखना है जो भी खंडकाव्य आपका, यहाँ पे आपको खंडकाव्य लिखना शुरू करना है। और लिखने के बाद क्या करना है, आगे आपको बढ़ जाना है जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है लेखक का जीवन परिचय पूछेगा आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें 3 लेखकों का नाम दिया रहेगा और इसमें से किसी एक के बारे में, जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में लिखना रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, तो जिस भी लेखक के बारे में आपको पता है, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचना के बारे में आपको लिखना अच्छे तरीके से। तो उसका आंसर कैसे लिखना है आपको, तो उसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 6, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 6। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है जीवन परिचय, और जीवन परिचय लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है काव्य कृतियाँ, यानी कि उनकी जो भी रचना है, यहाँ पे आपको लिखना है काव्य कृतियाँ। उसके बाद लिखना है साहित्य में स्थान, यानी कि साहित्य में उनका क्या स्थान है, यहाँ पे आपको साहित्य में स्थान लिखना है। उसके बाद अगला हेडिंग आपको लिखना है, यहाँ पे साहित्य में स्थान लिखना है। उसके बाद जब ये लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है जीवन परिचय, उसके बाद आपको लिखना है काव्य कृतियाँ, उसके बाद लिखना है आपको साहित्य में स्थान। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। इसके बाद जो आपका 7वां क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब इसके आगे कोई ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पूरे क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका आंसर कैसे लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 7, प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिखना है और यहाँ पे श्लोक लिखना है। इस तरीके से श्लोक लिखना है, इसको बंद कर देना है कोष्टक में। और श्लोक लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ से आपको जो भी आपको श्लोक याद है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, उसको यहाँ से लिखना शुरू करना है। और इतना लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे क्या होगा कि आपसे जो है 4 क्वेश्चन पूछेगा संस्कृत में, और इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको संस्कृत में ही देना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछा है संस्कृत में और इसमें से किसी 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो इसको कैसे देंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 8, और प्रश्नोत्तर संख्या 8 लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रोमन संख्या में लिखना है 1, और यहाँ पे उसका आंसर लिखना है, और यहाँ पे लिखना है दूसरा यानी कि 2, और यहाँ पे इस तरीके से आंसर लिखना है। ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 8। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 9, यानी कि यहाँ पे जो 9वां क्वेश्चन है, ये देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी कि जो लास्ट वाला आपका क्वेश्चन होगा, इसमें आपको निबंध लिखने के लिए कहेगा। निबंध आपको जिस भी टॉपिक पे याद हो अच्छे तरीके से, आपको क्या करना है कि उस टॉपिक पे निबंध आपको लिखना है। लेकिन निबंध लिखने के लिए आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में रूपरेखा देता है, उसी के आधार पर आपको लिखना होता है जो भी निबंध आपका होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 9। यहाँ पर देखिए अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है
प्रश्नोत्तर संख्या 9। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको मान लीजिए कि पुस्तकालय के ऊपर आपको पता है, यानी कि जो पुस्तकालय टॉपिक है उसके ऊपर आपको निबंध पता है या फिर दिवाली के ऊपर पता है, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होता है उसमें से जिसके ऊपर भी आपको निबंध अच्छे से पता है उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्रस्तावना। अब देखिए प्रस्तावना लिखना बहुत ही जरूरी है, हेडिंग आपको प्रस्तावना जरूर लिखना है और इसके अंदर कम से कम 3 से 4 लाइन आपको लिखना है प्रस्तावना, क्योंकि पुस्तकालय है जो भी आपका निबंध है उसके अंदर हेडिंग बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रस्तावना। और प्रस्तावना लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है पुस्तकालय का अर्थ, यानी कि जो भी आपका पुस्तकालय का अर्थ होगा यहाँ पे पुस्तकालय का अर्थ होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है पुस्तकालयों के प्रकार, यानी कि जिस भी टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में विस्तार से आपको लिखना है, पुस्तकालयों के प्रकार। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लिखना है पुस्तकालय की उपयोगिता। उसके बाद आगे आपको लिखना है प्रसिद्ध पुस्तकालय। अब जो भी प्रसिद्ध पुस्तकालय है उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ जाना है और लास्ट में आपको लिखना है पुस्तकालयों के प्रति हमारे कर्तव्य। उसके बाद लिखना है सुझाव और लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार। अब देखिए उपसंहार क्या होता है, तो उसके बारे में आपने जो भी लिखा उसकी कुछ बहुत कमियां जो होगी उसको यहाँ पे उपसंहार के रूप में लिखना है। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से आपको लिखते जाना है। हमेशा आपको याद रखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है और उसके बाद से आपको लिखते जाना है और बीच में थोड़ा सा 1-2 लाइन छोड़ते हुए लिखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच में थोड़ा सा दूरी बना के लिखना है, सटा के आपको नहीं लिखना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको सटा के नहीं लिखना है। और एक बात और याद रखना है कि एग्जाम में आपको राइटिंग पे ध्यान देना है, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कोई भी आपको काटपीट नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप उसका आंसर बना करके कोशिश कीजिए देने के लिए, उसके आधार पर जो भी उसका आंसर हो सकता है उसको देने के लिए कोशिश कीजिए, गलत सही लिखिए, क्योंकि अगर आप लिखे रहेंगे आपकी कॉपी भरी रहेगी तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।